स्टूडेंट्स, मेरा नाम आदित्य है एंड यू ऑल आर वेरी वेलकम ऑन दिस चैनल। जैसे कि आपको पता है इस चैनल का नाम फ्रेटर्निटी क्लासेस है, ठीक है। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है, खुश है, मस्त है, रिलैक्स्ड है एकदम। चलिए, तो आज हम लोग क्लास 10th का फिजिक्स का इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 2 लेकर आए हैं। जैसे कि लेक्चर नंबर 1 आपको कुछ दिन पहले गया था, तो उसका रिव्यू में देखा, बड़ा अच्छा लगा। मेरे पर्सपेक्टिव से मेरे को बड़ा अच्छा लगा। आपका प्यार मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, मन खुश है, एकदम दिल गदगद है। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं ये काम करूंगा कि लेक्चर 1 में जो बात हम लोग पढ़े इलेक्ट्रिसिटी में उसको मैं जल्दी जल्दी बता देता हूं। तो जो बच्चा लेक्चर 1 अच्छे से समझ गए, जिसको आवश्यकता नहीं है उस चीज का रिवाइज करने का, तो वो आप थोड़ा वीडियो को बढ़ा के देख सकते हैं। वरना जो बच्चा नए जुड़े हैं, जो नहीं भी देखे हैं लेक्चर, उसके लिए मैं जल्दी जल्दी चीज को समअप कर देता हूं, ठीक। तो लेक्चर 1 में हम लोग क्या पढ़े? लेक्चर 1 में सबसे पहले हम लोग पढ़े इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है सर। तो हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में क्या पढ़े? इलेक्ट्रिक चार्ज एक मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है। मटेरियल मतलब कोई भी सामान, कोई भी चीज जो मटेरियल थिंग्स है हमारे दुनिया में, वो एक मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है जो कि प्रोड्यूस भी करता है और एक्सपीरियंस भी करता है क्या? इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट, ठीक है। तो उसके बाद फिर जाके हम लोग आए थे कि सर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है। तो उसमें हम आपको समझाए थे। जैसे मैं आपके लिए कुछ और नया कुछ कोशिश करने का कोशिश किया हूं। जैसे ये मान लीजिए, आप आई होप दिख रहा होगा, आप देख रहे हैं Q2 लिखा हुआ है, ये एक चार्ज है और आप देख रहे होंगे इससे डैश 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 इस तरह से एरो निकल रहा होगा। ये बात दिख रहा है आपको, ठीक। तो मैं बोल रहा हूं कि ये चार्ज रुका हुआ है, रेस्ट पे है। तो जब हम इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझा रहे थे आपको, तो हम बोले थे कि जब आपका चार्ज रुका हुआ रहेगा, कहने का तात्पर्य रुका हुआ चार्ज को हम लोग बोलते हैं स्टैटिक चार्ज। आपको ये सारा बात नोट्स में लिखाए थे, आप जाइएगा देखिएगा, सारा बात आपको समझ में आएगा। तो हम बोले थे कि जो रुका हुआ चार्ज है ना सर, वो स्टैटिक चार्ज है, ठीक है। तो क्या करता है स्टैटिक चार्ज? वो अपने आसपास में एक फील्ड क्रिएट कर देता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और ये भी बोले थे आपको कि सर ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ये एक इमेजिनरी फील्ड है, ये रियल कॉन्सेप्ट नहीं है कि सही में इलेक्ट्रिक फील्ड कंप्लीट कर देता नहीं। बस पढ़ाई को समझने के लिए, अंडरस्टैंड होने के लिए, कॉन्सेप्ट को क्लियर रखने के लिए हम लोग ऐसा मान के चलते हैं कि रुका हुआ चार्ज जो होता है वो अपने पास में एक स्टैटिक फील्ड क्रिएट कर देता है। सॉरी, स्टैटिक फील्ड, आई एम रियली सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर देता है। इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह का चार्ज की वजह से होता है? रुका हुआ चार्ज, स्टैटिक चार्ज, ठीक है। अब आप जैसे ही दूसरा चार्ज इस फील्ड में लाओगे, देखिए ये दूसरा चार्ज है, Q1 लिखा होगा। जैसे ही दूसरा चार्ज आप इस फील्ड में लाओगे तो क्या होगा? ये वाला जो चार्ज है इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, ठीक है। अब फोर्स बहुत तरह का हो सकता है। चाहे ही किसको क्या बोलेगा, भाग यहां से, भगा देगा इसको। चाहे इसको बोलेगा आजा 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 आजा, पास आजा, पास बुला लेगा। तो यही चीज जो होता है क्या कि फोर्स लगाना मतलब दो बात होगा। बोले तो आपको क्या कि इसको दूर भगा देगा या इसको पास बुला देगा। यही मेरा पहला प्रॉपर्टी भी होता है चार्ज का। बोलते अलग तरह से, लेकिन प्रॉपर्टी पहला यही होता है। अभी आज जो आपके लेक्चर में हम पढ़ाएंगे आपको प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, तो इसी बात पे काम करेंगे। क्लियर हो गया? तो ये इलेक्ट्रिक इफेक्ट था। अब रहा सर मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है। बढ़िया बात है। तो हम बोले देखिए, जैसे ये मूविंग चार्ज, जैसे आप इलेक्ट्रॉन देख रहे होंगे आप, ठीक है। आपको पता है कि मूविंग चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है और एरो दिख रहा होगा आपको कि इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। तो मूविंग चार्ज जो होता है वो अपने आसपास में एक तरह का फिर से फील्ड क्रिएट कर देता है, ठीक है। और जैसे ही कोई मैग्नेटिक मटेरियल, मान लेते हैं ये मैग्नेटिक कंपास है, इसमें यहां पर ला के रख दिए, तो ये देखिए टिक 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 डिफ्लेक्शन शो करना शुरू कर देता है। तो अगर ये डिफ्लेक्शन शो कर रहा है इस सॉरी मूविंग चार्ज की वजह से, तो ये डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया सर? ये पक्का है कि कुछ ना कुछ इसके वजह से हो रहा होगा इस पे। तो इसी फिनोमिना को हम लोग बोल देते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट। क्लियर है ये बात? उसके बाद हम लोग पढ़े थे
कि सर चार्ज को हम लोग क्यू सिंबल से रिप्रेजेंट भी करते हैं और बड़ा क्यू और छोटा क्यू दोनों से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर चार्ज का यूनिट पढ़े थे कि कूलम्ब होता है। फिर ये बात पढ़े थे कि चार्ज जो होता है अपना स्केलर क्वांटिटी होता है। क्यों? काहे कि चार्ज का कोई अपना डायरेक्शन नहीं होता, जिस दिशा में भगा दो उसको उसी दिशा में वो चलेगा। उसके पास एक अपना सिर्फ जो होता है वो अपना एक वास्तविकता उसके पास होता है, और वो वास्तविकता क्या है? उसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, उसके बाद फिर पढ़े दो तरह का चार्ज होता है, एक पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज के बारे में क्या पढ़े? पॉजिटिव चार्ज के बारे में पढ़े सर ऐसा बॉडी को हम पॉजिटिव चार्ज बोलेंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन का कमी हो या जिसमें इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी हो, कमी हो, उसको हम लोग बोल देते हैं पॉजिटिव चार्ज। उसके बाद हम लोग पढ़े कि ऐसा बॉडी जिसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेस मात्रा में हो, ज्यादा क्वांटिटी में हो, उसको हम लोग बोल देते हैं निगेटिव चार्ज। क्लियर है मेरा बात? एक बेटर एग्जांपल लिए थे लास्ट क्लास में जब हम लेक्चर को समाप्त कर रहे थे। ग्लास रॉड आपको दिखाए थे, हम सिल्क क्लॉथ लेके रब कर रहे थे। तो हम क्या बोले थे? जब ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ को रब करते हैं तो ग्लास रॉड से कुछ इलेक्ट्रॉन सिल्क क्लॉथ पे आ जाता है। तो सिल्क क्लॉथ पे आपको पता है कि स्टार्टिंग में सब न्यूट्रल होता है, जितना प्रोटॉन उतना ही न्यूट्रॉन होता है हर एक एटम में, जितना प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है हर एक एटम में। क्लियर? तो जैसे ही रब करते हैं तो कुछ इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाता है। अब जब कुछ इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया तो सर इलेक्ट्रॉन का ज्यादा वजन बढ़ गया ना, इलेक्ट्रॉन एक्सेस अमाउंट में ना आ गया सिल्क क्लॉथ में। जब इलेक्ट्रॉन एक्सेस अमाउंट में सिल्क क्लॉथ में आ गया, इसका मतलब सिल्क क्लॉथ नेगेटिव चार्ज हो गया। आई बेचारा इलेक्ट्रॉन खो दिया है। ये जब इलेक्ट्रॉन खो दिया है ग्लास रॉड, तो ये क्या हो गया? पॉजिटिव चार्ज। यहां तक बात समझ में आ गया? क्लियर है? पक्का समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रहा है ना? चलिए ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में सबसे पहला प्रॉपर्टीज है क्या? कि लाइक चार्ज रिपेल एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है सर, ये सब बात तो बाद की बात है कि लाइक चार्ज रिपेल करता है और अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करता है। ये हम बचपन से रट रहे हैं, इस बात को समझते भी है और आज भी रट लेंगे। लेकिन सर इसका रिलेवेंसी क्या है? इस बात का मतलब क्या है कि लाइक चार्ज जो होता है रिपेल अट्रैक्ट करता है? इस बात का मतलब क्या है? समझिएगा बात को, कॉन्सेप्ट को आप क्लियर कीजिएगा, समझिएगा ध्यान से प्लीज। हम क्या बोले कि मान लेते हैं एक चार्ज ये है, दूसरा चार्ज ये है। ठीक है, अब आपको पता है कि अगर मान लेते हैं ये चार्ज है तो ये अपने आसपास में फील्ड क्रिएट कर देता है। ये बात पता आपको कि रुका हुआ चार्ज है, ये अपने आसपास में फील्ड क्रिएट कर देगा। लेकिन जैसे ही दूसरा चार्ज हम यहां पर लाएंगे, तो ई वाला चार्ज बोलेगा अरे यार तुम मेरा एरिया में आ रहा है, तो ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, अब समझिएगा बात को। फोर्स दो तरह का हो सकता है, चाहे इसको धक्का देगा ये भाग जाएगा, समझिएगा, चाहे इसको ये धक्का देगा ये भाग जाएगा, या होगा पास बुला लेगा, ये आ जाएगा। तो अब इस बात को आप समझिएगा सर, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है मान के चल रहे, ठीक है, अगर ये भी पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव और पॉजिटिव, ये बोलेगा हम पहले से पॉजिटिव है, दूसरा तुम आ रहे हो पॉजिटिव, यार क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, कुछ दिखेगा ही नहीं, तो बोलेगा भागो यहां से, रिपेल करेगा इसको। लेकिन अगर ये पॉजिटिव और ये निगेटिव चार्ज आएगा तो इसका मन मचलेगा, बोलेगा आजा 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 आजा, पास बुला लेगा। तो कहने का तात्पर्य इसी बात को सर घुमा के यहाँ पर प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में बोला जाता है। इसी बात को घुमा के यहाँ पर प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इस बात को आप समझिएगा। बोला जाता है क्या कि लाइक चार्ज रिपेल करता है और अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करता है। लाइक का मतलब क्या हो गया? लाइक का मतलब हो गया एक जैसा, ठीक है, और अनलाइक का मतलब क्या हो गया? अलग अलग। इस बात का रिलेवेंसी आप समझे कि दो चार्ज है, एक चार्ज यहां रखा हुआ, एक चार्ज यहां रखा हुआ, जैसे उसको पास में लाएंगे तो उसमें फोर्स लगाएगा। जब उस पर फोर्स लगाएगा तो फोर्स जब लगा रहा होगा तो दो तरह का फोर्स लगेगा, चाहे अट्रैक्ट करेगा चाहे रिपेल करेगा, धक्का मार देगा। इसी बात को सर घुमा के यहां लिखा जाता है पहला प्रॉपर्टी, क्या कि लाइक चार्ज रिपेल करता है, जो एक जैसा चार्ज होगा वो रिपेल करेगा और अलग अलग चार्ज रहेगा तो वो अट्रैक्ट करेगा। जैसे समझिएगा बात यहां पर पॉजिटिव पॉजिटिव, आप बताइए हमको क्या करेगा? ये पॉजिटिव और पॉजिटिव, लाइक चार्ज है तो ये सर रिपेल करेगा। क्लियर है बात? नेक्स्ट निगेटिव निगेटिव, दोनों निगेटिव है, दोनों लाइक चार्ज है,
तो ये दोनों क्या करेगा सर, ये दोनों रिपेल करेगा। आई होप आपको चीज समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट, एक पॉजिटिव है दूसरा निगेटिव है, क्या अलग अलग चार्ज है, क्या अनलाइक चार्ज है, अलग अलग चार्ज है। तो अगर पॉजिटिव निगेटिव रहे या निगेटिव पॉजिटिव रहे, वो क्या करेगा, आपस में अट्रैक्ट करेगा। और होता भी है, गलत भावना, गलत चीज हम लोग के अंदर में जल्दी इनब्यूल्ट हो जाता है। तो वही बात है कि गलत चीज को हम लोग या आप लोग जो भी हो दुनिया में अट्रैक्ट बहुत जल्दी करते हैं, ठीक है। तो हम लोग अगर कितना भी पॉजिटिव रहे, निगेटिव चीज अगर सामने में आता है तो अट्रैक्शन क्रिएट हो ही जाता है। आप अपने दिल को ज्यादा जानते होंगे, होता ही होता है सर। तो क्या बोले हम, लाइक चार्ज रिपेल, लाइक चार्ज रिपेल, और क्या अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करता है। ये बात समझ में आया, ठीक है। अब मैं कुछ बच्चा को अगर थोड़ा, एक तो बेसिक बात ये है सर, लेकिन इस पॉइंट का रिलीवेंसी क्या है मैं यहां लिख देता हूं। इस पॉइंट का रिलीवेंसी ये है, इस पॉइंट का रिलीवेंसी ये है कि बोथ चार्जेस exert forces on each other। क्लियर है मेरा बात सर? ये बात आया कहां से, ये नंबर वन प्रॉपर्टीज आया कहां से? इसी बात से तो नंबर वन प्रॉपर्टीज आ रहा है। नंबर वन प्रॉपर्टीज अपने आप थोड़ी बना है, उसको तो इसी बात से लाया गया है नंबर वन प्रॉपर्टीज को। क्लियर है मेरा बात? चलिए, दूसरा प्रॉपर्टी है कि टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। तो सबसे पहले आप इस बात को समझिए कि आइसोलेटेड वर्ड का मतलब क्या होता है। आइसोलेटेड वर्ड का मतलब होता है अकेला, एलोन। समझ में आ रहा है बात? अच्छा सर, तो आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या होगा? तो आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब होगा क्या कि ऐसा सिस्टम जो अकेला है। जैसे इस बात को आप समझने का कोशिश कीजिएगा, प्लीज इस बात पे फोकस कीजिएगा आप। जैसे हम बोल रहे हैं कि ये रूम, जिस रूम में हम आपके लिए लेक्चर बना रहे हैं, आपको डिलीवर कर रहे हैं, ये रूम, ये बाकी का हर रूम से अलग है, अकेला है। इसमें जो कुछ हो रहा है बाहर वाले किसी रूम से इसका कोई इंटरेक्शन नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, जब इस रूम का, ध्यान दीजिएगा, जब इस रूम का किसी और रूम से कोई इंटरेक्शन नहीं है, कोई जुड़ाव नहीं है, तो ये रूम क्या हो गया, आइसोलेटेड हो गया। समझ में आ गया? अब इसको हम फॉर एग्जांपल मान रहे हैं आइसोलेटेड सिस्टम। इसमें मान रहे हैं एक आदमी अकेला हम है यहाँ पर, तो कितना भी काट दो पाट दो, हम अकेला ही रहेंगे यहाँ पर। बात समझ में आ रहा? नहीं समझ में आया तो आप ऐसे समझिए, ये आइसोलेटेड सिस्टम हो गया, इसमें 10 कूलम का चार्ज है। तो अगर इसमें 10 कूलम का चार्ज है तो 10 घंटा के बाद भी आके आप देखोगे तो 10 कूलम चार्ज ही रहेगा। 20 घंटा के बाद भी आके देखोगे तो 10 कूलम चार्ज ही रहेगा। 40 साल के बाद जब आपका शादी हो जाएगा, बच्चा हो जाएगा, बड़े हो जाएंगे बहुत, तो भी आके आप देखोगे तो 10 कूलम चार्ज ही रहेगा। क्लियर है मेरा बात? कहने का तात्पर्य है कि अगर ये सिस्टम को हम आइसोलेटेड मान लेते हैं, बाकी से कोई इंटरेक्शन नहीं करते हैं, अकेला मान लेते हैं, तो इसमें टोटल चार्ज किसी भी हाल में कांस्टेंट रहेगा। ये बात क्लियर है? अब कुछ बच्चे के दिमाग में आ सकता है कि सर आइसोलेटेड सिस्टम को थोड़ा सा बता देते अच्छा से डिटेल में तो समझ, ऐसे तो आपको समझा दिए, बस लिखने के पॉइंट से हम आपको बता देते हैं जिससे कि आपको चीज ध्यान में रहे। क्या कि system which do not interact with any other system। ठीक है, ऐसा सिस्टम जो किसी दूसरा सिस्टम के साथ इंटरैक्ट नहीं करता है, उसको हम लोग बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। सबसे बेस्ट आइसोलेटेड सिस्टम को याद रखना है तो आप बोलिएगा कि सन्यासी सिस्टम को हम लोग बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। इस सिस्टम क्या है, सन्यासी, हर चीज को त्याग कर दिया है, इसको कोई चीज से कोई लेना देना नहीं है, इस सन्यास हो गया है। दुनिया में रहता है लेकिन दुनिया से इसको कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो उस तरह का सिस्टम को हम लोग बोल देंगे आइसोलेटेड सिस्टम। ये बात क्लियर है? अब इसको समझने के लिए एक छोटा सा सवाल लेते हैं। जैसे मेरे पास एक आइसोलेटेड सिस्टम था, देखिए मेरे पास ये जो है सर, ये मेरा एक आइसोलेटेड सिस्टम है, ये मेरा एक आइसोलेटेड सिस्टम है।
ठीक है। अब आइसोलेटेड सिस्टम में क्या है कि 3 चार्ज है, +1 कूलम, +2 कूलम और +3 कूलम। अगर हम आपसे पूछे, प्लीज ध्यान दीजिएगा, अगर हम आपसे पूछे कि इस सिस्टम में कितना चार्ज है, तो 3 + 2 5 + 1 6 कूलम चार्ज है टोटल सर। ठीक है, कब? at t = 0 पे, t = 0 पे सिस्टम में इतना चार्ज है। अब हम क्या किए समझिएगा, अब हम क्या किए, इस सिस्टम को पकड़े और इसमें क्या किए, डिस्टरबेंस क्रिएट कर दिए, इसमें डिस्टरबेंस क्रिएट कर दिए। डिस्टरबेंस क्रिएट करके हम सिस्टम को ऐसे रख दिए। ठीक है, अब मान लेते हैं 5 सेकेंड तक हम डिस्टरबेंस क्रिएट किए इस सिस्टम में, हम 5 सेकेंड तक इसको इस तरह से हिलाए और 5 सेकेंड के बाद सिस्टम ऐसा हो गया। तो इसमें कितना चार्ज हो गया, 3 कूलम, -1 कूलम और x आ गया। आपसे पूछा गया है सवाल वाला, इस पूरा आइसोलेटेड सिस्टम का डिस्ट्रीब्यूशन में आप x का वैल्यू निकालो। तो बड़ा आसान है, आपको यह बात पता है कि सर ये आपका जो सिस्टम है, ये सिस्टम आइसोलेटेड है। तो आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता है, चार्ज कांस्टेंट रहता है। तो सर इस बात का मतलब क्या हुआ, इस बात का मतलब हुआ कि जितना आपका चार्ज पहले था, डिस्टरबेंस के बाद भी उतना ही चार्ज होगा। क्लियर है? तो अगर हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो पहले चार्ज कितना था, +1 कूलम, +2 कूलम, +3 कूलम। ठीक है, बाद में कितना हो गया, -1 कूलम, +3 कूलम, +x। क्लियर है? तो आप हमको बताइए, इसको अगर हम जोड़ेंगे 3 2 5 1 6, तो यहाँ 6 कूलम हुआ। अगर हम इसको जोड़ेंगे तो 3 में से 1 कूलम अगर हम घटाएंगे तो ये क्या हो गया, 2 कूलम हुआ +x। तो इसको जब इधर लेकर आएंगे, 6 कूलम में 2 कूलम घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4 कूलम हो गया x। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि सर ये 6 कूलम हुआ, ये 2 कूलम हुआ +x है। तो इसको आप जब इससे घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 4 कूलम और इधर x हो जाएगा। तो डायरेक्टली मैं थोड़ा स्पेस की वजह से यहां पर मैं लिख दे रहा हूं कि x का वैल्यू क्या आ गया, 6 में से 2 घटा देंगे तो x का वैल्यू क्या आ गया, 4 कूलम। यही आपका आंसर हो गया। आई होप आप चीज को समझे होंगे। मैं जल्दी जल्दी एक बार बता देता हूं। पहला प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि लाइक चार्ज आपस में रिपेल करेगा, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा, निगेटिव निगेटिव रिपेल करेगा। ठीक, उसके बाद फिर क्या बोलता है कि अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करेगा। इसका मतलब पॉजिटिव निगेटिव अट्रैक्ट करेगा, निगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा। ठीक, दूसरा प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है कि सर टोटल चार्ज जो होता है आइसोलेटेड सिस्टम में, आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब होता है ऐसा सिस्टम जिसका किसी दूसरा सिस्टम से कोई लेना देना नहीं है, इसे सन्यासी बाबा। ठीक है, तो हम क्या बोले, आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता है कि चार्ज अपना कांस्टेंट रहता है। इस बात का मतलब क्या हुआ, इस बात का यह मतलब हुआ कि जितना चार्ज पहले था उतना ही चार्ज, कुछ भी कर दो आप, कितना भी डिस्टरबेंस क्रिएट कर दो, उतना ही चार्ज बाद में रहेगा। तो आप देख रहे हैं कि t = 0 पर यहाँ पर 3 2 5 1 6 चार्ज था, टोटल 6 कूलम चार्ज था। तो जब आप सॉल्व किए तो आप देखें कि दोनों बराबर होगा, तो x का वैल्यू 4 रखेंगे तो 4 3 7 माइनस का 1, तो अब भी यहाँ पर कितना है, 6 कूलम चार्ज है। आई होप हमको लग रहा है कि आपको चीज 100% समझ में आ रहा होगा। तो प्लीज आप पहले नोट डाउन कर लीजिए इस बात को। आई होप सब कुछ आ रहा होगा पूरा क्रिस्टल क्लियर। नोट डाउन कर लीजिए आप 2 प्रॉपर्टीज। तो हम लोग 2 प्रॉपर्टीज पढ़ लिए। सबसे पहला प्रॉपर्टीज हम लोग क्या पढ़े, आप बोलिए, खुद देखिए आप नोट्स को। सबसे पहला प्रॉपर्टी हम लोग क्या पढ़े, क्या पढ़े पहला प्रॉपर्टी? पहला प्रॉपर्टी ये पढ़े कि लाइक चार्ज रिपेल करता है और लाइक चार्ज अट्रैक्ट करता है। ठीक, दूसरा प्रॉपर्टी पढ़े कि आइसोलेटेड सिस्टम में टोटल चार्ज कांस्टेंट होता है। अब दूसरा प्रॉपर्टी इसको थोड़ा और हम एक्सपेंड करना चाह रहे हैं। ठीक है, उसी से तीसरा प्रॉपर्टी आता है मेरा, समझिएगा बात। जैसे हम दूसरा प्रॉपर्टी में आपको क्या बोले थे कि हम इस रूम को सिस्टम मान लिए, तो आप क्या समझे दूसरा प्रॉपर्टी में कि जब हम इस रूम को सिस्टम मान लिए सर, तो इस रूम का जो रूम हो गया वो मेरा आइसोलेटेड हो गया। तो अगर इस रूम आइसोलेटेड हो गया, इसका मतलब इसमें टोटल चार्ज मेरा क्या होगा, कांस्टेंट। अब इस रूम को हम थोड़ा बड़ा करके सोचते हैं, हम ऐसा करते हैं कि ये रूम मेरा क्या हो गया, इस रूम की जगह हम बोलते हैं कि पूरा एक यूनिवर्स को, ब्रह्मांड को हम अपना सिस्टम मान लिए। क्लियर हो रहा है मेरा बात? हम क्या बोल रहे हैं, अब हम जैसे रूम को पहले माने थे, अब हम ये बात बोल रहे हैं पूरा ब्रह्मांड को, पूरा यूनिवर्स को हम अपना एक सिस्टम मान लिए। तो आप हमको बताओ
कि अगर आप पूरा यूनिवर्स को अपना एक सिस्टम मान लोगे और उसको अगर आप आइसोलेट कर दोगे तो क्या उसमें चार्ज बढ़ेगा घटेगा? नहीं सर, उसमें टोटल चार्ज क्या होगा? कांस्टेंट रहेगा। क्लियर हो रहा है मेरा बात? हम क्या बोले, पूरा यूनिवर्स को अगर हम एक सिस्टम मान लिए तो उसका टोटल चार्ज क्या होगा? कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब सर चार्ज ना बढ़ेगा ना घटेगा। तो क्या होगा सर? ज्यादा ज्यादा चार्ज ट्रांसफर हो सकता है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जा सकता है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं होगा। यही चीज है सर अपना तीसरा प्रॉपर्टीज, क्या कि चार्ज कैन, बचपन से पढ़ रहे होंगे, एनर्जी के बारे में ही पढ़े होंगे, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड, चार्ज को ना बनाया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जाता है, बस इसको हम क्या कर सकते हैं? एक बॉडी से लेकर दूसरे बॉडी पे ट्रांसफर कर सकते हैं। इस लाइन का मतलब क्या हुआ? इस लाइन का मतलब ये हुआ, जैसे हम आपको बोले थे ये ग्लास रॉड है, तो इसको जब आप रब करते हैं सिल्क क्लॉथ से तो इससे चार्ज जा रहा था ना, इससे इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर हो रहा था ना, तो वो काम आप कर सकते हैं। आप इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर मतलब चार्ज का ट्रांसफर कर सकते हैं एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे। आप बना नहीं सकते, आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। तो ये बात आपको समझ में आया? ये बात को आप ऐसे समझना कि पूरा एक यूनिवर्स को आप सिस्टम मान लेना और उसका टोटल चार्ज कांस्टेंट रह जाएगा। तो इस बात के लिए हम एक छोटा सा बात यहां पर ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या कि टोटल चार्ज ऑफ एन यूनिवर्स रिमेन कांस्टेंट। क्लियर है मेरा बात? सर ये प्रॉपर्टी कुछ और नहीं है सर, इसी बात से ये प्रॉपर्टी आता है। समझिएगा बात, क्या बोले? ये प्रॉपर्टी जो है इसी बात से ये प्रॉपर्टी आता है कि आप पूरा यूनिवर्स को क्या मान लो, एक सिस्टम मान लो, आइसोलेटेड सिस्टम, तो उसका हमेशा चार्ज क्या होगा? हमेशा चार्ज कांस्टेंट होगा। इसी बात को बोल रहा है क्या कि चार्ज को हम ना क्रिएट कर सकते। आप सोचिए ना खुद भी, सर हम यूनिवर्स में है, यूनिवर्स में जितना चार्ज है उतना ही चार्ज रहेगा, ज्यादा ज्यादा क्या हो सकता है? एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जा सकता है, लेकिन वो ना बनेगा ना डिस्ट्रॉय होगा। क्लियर है मेरा बात? तो यही बात को बोल रहे हैं कि टोटल चार्ज ऑफ एन यूनिवर्स रिमेन कांस्टेंट। इसी से ये लाइन आता है, ये वाला जो प्रॉपर्टी है। क्लियर है मेरा बात? आई होप चीज समझ में आ रहा होगा आपको। नेक्स्ट ये वाला कि सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज कौन सा एग्जिस्ट करता है? तो सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज एग्जिस्ट करता है इलेक्ट्रॉन पे, जो चार्ज है वही सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज है, खास करके एक इलेक्ट्रॉन पे। ठीक, तो यही बात है कि ये भी एक प्रॉपर्टी है चार्ज का कि द स्मॉलेस्ट चार्ज विच एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, बिना किसी का जरूरत के अकेला एग्जिस्ट करता है। इंडिपेंडेंटली का मतलब क्या होता है? फ्रीडम वे में अकेला एग्जिस्ट करता है, इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। जैसे चार्ज ऑन एक इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो मैक्स टू मैक्स ये बात आपको ध्यान में रखना है कि चार्ज जो एग्जिस्ट करता इंडिपेंडेंटली फ्रीली, वो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज एग्जिस्ट करता है। क्लियर है मेरा बात? और वो कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कूलम क्यों? कि हम पहला लेक्चर में पढ़े हैं कि चार्ज का जो ऐसा यूनिट होता है सर, वो होता है कूलम। ठीक, तो चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन को हम लोग फंडामेंटल चार्ज भी बोल सकते हैं, कि इसी से बाकी चार्ज बनता है, इस वजह से इसको हम लोग फंडामेंटल या बेसिक चार्ज भी बोल सकते हैं। क्लियर है बात? प्लीज नोट डाउन कर लीजिए इस बात को। तो हम लोग चार प्रॉपर्टीज को पढ़ लिए चार्ज का, और ये हम लोग का आखिरी प्रॉपर्टीज है और सबसे 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 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, तो क्वांटाइजेशन वर्ड का मतलब क्या होता है पहले समझते हैं। क्वांटाइजेशन का मतलब होता है सर पैकेट, पैकेट, या आप समझिए कि फिक्स्ड अमाउंट में कोई जो चीज होता है, फिक्स्ड अमाउंट। ठीक है, जैसे क्या? जैसे हो गया 5 आम, 10 आम, 20 आम, आम का मौसम चल रहा है इसलिए आम की बात कर रहे, 25 आम, 40 आम। ठीक है, या 10 आदमी, 15 आदमी, 50 आदमी, करोड़ आदमी, मिलियंस आदमी, ट्रिलियंस आदमी। ठीक है, तो सर ये तो सर नॉर्मल बात है। तो आप बोलना क्या चाह रहे हैं एग्जैक्टली? हम बोलना चाह रहे हैं कि 5 आम चलेगा, 5.5 नहीं। ठीक है,
या 10 आदमी चलेगा? आप खुद ही बताओ सर, सारे 10 आदमी का क्या हाल होगा, वो आधा वाला का क्या दिक्कत हो रहा होगा बताइए, वो तो आदमी एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा बेचारा, समझ रहे? तो 10 आदमी चलेगा, सारे 10 नहीं, 11 चलेगा, सारे 11 नहीं, कहने का मतलब समझ गए सर? या हम ऐसे बोलेंगे कि -10 आदमी नहीं चलेगा, 10 चलेगा माइनस नहीं चलेगा, -10 आदमी नहीं चलेगा, ठीक? तो हम समअप करते हैं इस बात को, हम क्या बोल रहे हैं कि 10 आदमी चलेगा सर, ठीक है, -10 आदमी नहीं चलेगा, काहे नहीं चलेगा, बस यही समझिए आप। और क्या 10.5 सारे 10 आदमी भी नहीं चलेगा। ओहो, इसका मतलब ये हो गया कि सर जो मेरा आप चलने का बात कर रहे हैं ना, उस चलने में निगेटिव क्वांटिटी नहीं होना चाहिए, समझिएगा बात को, चलने में निगेटिव क्वांटिटी नहीं होना चाहिए और फ्रैक्शन में क्वांटिटी नहीं होना चाहिए, ठीक? तो यही बात बोला जाता है कि चार्ज जो अपना है, चार्ज ऑलवेज हमेशा एग्जिस्ट इन इंटीग्रल मल्टीपल। इंटीजर्स आप समझते हैं, उसी को इंटीग्रल मल्टीपल बोला जाता है। इंटीजर्स क्या होता है? नेचुरल नंबर, जीरो और निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, इसी को तो हम लोग इंटीजर्स बोलते हैं। मैथ में आप पढ़ते होंगे क्या? नेचुरल नंबर, जिस नंबर को हम काउंट कर सकते हैं फिंगर पे, जीरो और निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। ये बात समझ में आ गया? पक्का क्लियर है? तो हम ये बात बोल रहे हैं क्या कि चार्ज जो होता है वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल में एग्जिस्ट करता है। क्लियर है मेरा बात? जैसे 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, n इलेक्ट्रॉन, वो सब चलेगा, ठीक है? -1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, -n इलेक्ट्रॉन, ये सब भी चलेगा। लेकिन सर आप जब फ्रैक्शन में ला दोगे चीज को, आप जब फ्रैक्शन में ला दोगे चीज को, आप जब फ्रैक्शन में ला दोगे चीज को, तो वो चीज नहीं चलेगा। क्लियर है मेरा बात? कहने का मतलब, मैं एक बात को थोड़ा सा करेक्ट करना चाहता हूं, मैं थोड़ा सा जल्दी फ्लो में एक लाइन गलत बोल दिया। गलत ये बोल दिया कि सर निगेटिव क्वांटिटी भी आ जाएगा तब भी बात चल जाएगा, लेकिन फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए। कहने का मतलब ये मैं बोलना चाह रहा हूं कि 10 आदमी आएगा चलेगा, -10 भी आएगा चलेगा इलेक्ट्रॉन के केस में, लेकिन सारे 10 जो आएगा वो नहीं चलेगा। क्लियर है मेरा बात? तो हम ये बोल रहे हैं कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो इंटीग्रल मल्टीपल में होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि निगेटिव नंबर भी चलेगा, खास करके इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स भी चलेगा, जीरो भी चलेगा, लेकिन फ्रैक्शन नहीं चलेगा। तो क्या हम 2.5 को बोलेंगे चलेगा? नहीं, तो काट दिए। क्या 7/3 चलेगा? नहीं, काट दिए। -7/3 चलेगा? नहीं। तो सर अगर हम इस बात को समअप करेंगे तो हम इसको ऐसे लिख रहे हैं कि टोटल चार्ज को क्या लिख सकते हैं? ±NE। क्यू क्या है? टोटल चार्ज ऑन बॉडी। प्लस माइनस का मतलब क्या होगा कि अगर आप पॉजिटिव n लेके चलेंगे तो पॉजिटिव इंटीजर मिल जाएगा आपको, निगेटिव n लेके चलेंगे तो आपको निगेटिव इंटीजर मिल जाएगा। और ई क्या होता है? अभी आप पढ़े थे, क्या होता है? फंडामेंटल चार्ज। फंडामेंटल चार्ज क्या होता है? चार्ज ऑन वन सिंगल इलेक्ट्रॉन इज नोन एज फंडामेंटल चार्ज। ठीक है, तो समझिए उतना बात, बहुत बात हो गया। साधारण बात में आपको हम बोलते हैं क्या कि सर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब होता है कि चार्ज अपना फिक्स्ड अमाउंट में रहता है। ठीक है, आधा अधूरा अमाउंट में नहीं, फिक्स्ड अमाउंट में। चाहे आप बोलिएगा +Ne के फॉर्म में, चाहे आप बोलिएगा -Ne के फॉर्म में, या आप आसान शब्द में समझिए, चाहे आप बोलिएगा कि आपका चार्ज 5 कूलम है, या फिर आप बोलिएगा कि आपका चार्ज क्या है? -5 कूलम है। सर ये -5 क्वांटिटी नहीं बता रहा, माइनस बता रहा है कि ये जो आपका चार्ज है वो निगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन है। ऐसा मत समझिएगा कि सर -5 नाम का कोई क्वांटिटी एग्जिस्ट करता है, नहीं सर, एकदम नहीं करेगा। माइनस यहाँ पर -5 में जो माइनस है वो माइनस बता रहा है कि जो अपना चार्ज है ना सर, वो चार्ज इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। क्लियर है मेरा बात? जैसे ये हम इसके बारे में बोल सकते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, ये तो ये हो सकता है कि प्रोटॉन का चार्ज हो, है कि चार्ज जितना इलेक्ट्रॉन पे होता है उतना ही चार्ज प्रोटॉन पे होता है। बस फर्क क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है और प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो ये चार्ज ऑन प्रोटॉन है, ये चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है। क्लियर है मेरा बात? तो फ्रैक्शन में नहीं रहेगा, पॉइंट में नहीं रहेगा, बाकी सारा का सारा इंटीग्रल वैल्यू आएगा। ये बात क्लियर है? तो इस बात को आप कितना अच्छा से समझे नहीं समझे, इससे रिलेवेंट कुछ सवाल हम लोग करेंगे और फिर कुछ सवाल को देखेंगे जो आपके बोर्ड पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपका आता है। ठीक, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिए।
तो अगर आप अभी तक भी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को नहीं समझे, आप एकदम निश्चिंत रहे, अभी सवाल करेंगे, सवाल आपको पूरा फील करा देगा कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज आपको बोलना क्या चाहता है। ठीक, जैसे ये सवाल है, कैन ए चार्ज ऑफ 8 × 10⁸, इसको मत कर लीजिए आप, इसको ऐसे कर लीजिए 16। कैन ए चार्ज ऑफ 16 × 10⁻⁹ कूलम बी गिवन टू ए बॉडी? क्या हम किसी भी बॉडी पे 16 × 10⁻⁹ कूलम दे सकते हैं? हाँ या ना? समझिएगा बात को, हाँ या ना। तो आप इस बात को कैसे बताएंगे सर? इस बात को तो हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से ही बता सकते हैं कि किसी बॉडी पे कितना चार्ज एग्जिस्ट करता है, नहीं करता है। तो साधारण सी काम करेंगे, हमको पता है कि Q बराबर क्या है, Ne, प्लस माइनस को छोड़िए आप, पॉजिटिव निगेटिव के लिए रहता है वो Ne हो गया, वो आपको पूरा समअप समझाने के लिए हम प्लस माइनस लिखे। Q बराबर Ne हो गया। Q क्या होता है? टोटल चार्ज। बॉडी पे बोल रहा है इतना चार्ज देना है, हाँ या ना? तो हम बोल रहे हैं कि सर हम दे सकते हैं, कब? जब n मेरा फ्रैक्शन नहीं आएगा तब हम बॉडी पे दे सकते हैं। और अगर n फ्रैक्शन आ जाएगा, क्या हम बोले थे ना कि किसी भी बॉडी पे चार्ज फ्रैक्शन में नहीं रह सकता है, दिस बटे दिस, उसी को फ्रैक्शन बोलते हैं। तो करते हैं, टोटल चार्ज कितना है मेरा? 16 × 10⁻⁹ कूलम। ठीक, बढ़िया। n का वैल्यू हमको निकालना है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है बताइए आप? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो समझिएगा बात को, कूलम से कूलम गया, 10⁻⁻19 से 10⁻⁻19 गया। n का वैल्यू क्या आ गया? 16/1.6। पॉइंट उड़ाएंगे, बचपन में करते होंगे आप, 10 ऊपर चल जाएगा, 16 से 16 चला गया, ये आ गया 10। तो क्या n का वैल्यू फ्रैक्शन आया? सुनिएगा बात को, क्या n का वैल्यू फ्रैक्शन आया? नहीं। क्या n का वैल्यू इंटीजर्स आया? यस सर। तो इसका मतलब बिल्कुल आप ये चार्ज को बॉडी के ऊपर में दे सकते हैं। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? यस। आई होप आप चीज को समझे होंगे। क्या हम बोले कि आप समझिए, बस इतना ही बात को समझिए, अगर किसी बॉडी पे चार्ज फ्रैक्शन में आ गया तो वो चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, किसी भी बॉडी पे चार्ज हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल्स में आएगा, इंटीजर्स फॉर्म में आएगा, चाहे प्लस Ne के फॉर्म में आएगा, चाहे माइनस Ne के फॉर्म में आएगा। क्लियर है? और माइनस Ne में माइनस का मतलब क्या है? माइनस Ne में माइनस का मतलब है कि वो चार्ज जो होता है सर, वो चार्ज अपना इलेक्ट्रॉन को दर्शा रहा है। आई होप अब आपको सारा बात क्लियर हुआ होगा। तो प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद एक छोटा सा सवाल और करेंगे इसी पे, जिससे कि और प्रैक्टिकली आपको चीज ज्यादा क्लियर हो जाए। लेक्चर थोड़ा बड़ा हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, आप चीज को सीखिए, यही इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज नोट डाउन कर लीजिए आप। दूसरा सवाल हम लोग करने वाले हैं, ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे ही सवाल है, उसी को करेंगे। तो सवाल इस बार आपका ट्रू फॉल्स है। सवाल वाला बोला है, सवाल को अच्छा से पढ़िएगा सर। सवाल वाला बोल रहा है इट इज नॉट पॉसिबल, इसको मत मिस कर जाइएगा। बच्चा क्या होता है, फ्लो में नोट को मिस कर जाता है। तो इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव ए पार्टिकल, ये संभव नहीं है कि हमको एक ऐसा पार्टिकल है जिसपे चार्ज 2 × 10⁻⁻19 कूलम होगा। सही या झूठ, इस बात को बोला है। कहने का मतलब सिंपली बात बोल रहा है कि क्या बॉडी, ये बोल रहा है कि किसी भी बॉडी पे 2 × 10⁻⁻⁻ कूलम चार्ज नहीं हो सकता, ये बात बोला है। तो इसकी बात को समझने के लिए हम लोग देखते हैं कि सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम आंख बंद करके क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज लगा देंगे, कुछ नहीं दिमाग लगाना है। Q बराबर Ne। क्लियर है मेरा बात? Q बराबर Ne लगा देंगे। हमको बस इतना पता है ना सर कि अगर मेरा n का वैल्यू फ्रैक्शन आ गया तब नहीं हो सकता है, तब ये आदमी सही बोल रहा होगा। और अगर n का वैल्यू फ्रैक्शन नहीं आया तो इसका मतलब ये आदमी झूठ बोल रहा है। ठीक, तो चलिए समझते हैं। Q का वैल्यू कितना है? टोटल चार्ज दिया हुआ है आपको 2 × 10⁻⁻19 कूलम बराबर n × E का वैल्यू क्या है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। क्लियर है? टोटल चार्ज था सर ये बॉडी पे, इतना दिया हुआ है। और आपको E के बारे में पता है कि E जो होता है वो फंडामेंटल चार्ज होता है। फंडामेंटल चार्ज क्या होता है? प्रॉपर्टी आपको पढ़ाए हैं हम। फंडामेंटल चार्ज क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है। तो सर कूलम से कूलम गया, 10⁻⁻19 से 10⁻⁻19 गया। n का वैल्यू क्या आ गया? 2/1.6, 2/1.6।
1.6 से 0.2 रहा, ऊपर में 10 चला गया। क्लियर है? तो 2 से काटेंगे तो 8 बार में कट गया, तो ये आ गया 10/8। और आप काटेंगे तो 2 से 5 बार में, 2 से 4 बार में। एकदम बेसिक तक आपको करके दे रहे हैं चीज को। n का वैल्यू क्या हो गया 5/4। तो क्या ये फ्रैक्शन आ गया ना सर? क्या ये फ्रैक्शन आ गया? तो सर अगर फ्रैक्शन आ गया तो क्या ये संभव है कि किसी भी बॉडी पे 2 × 10⁻⁻19 कूलम चार्ज हो सकता है? बिल्कुल नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये बोल भी रहा है नहीं संभव है, इसका मतलब ये आदमी ट्रू बोल रहा है। अरे समझिए ट्रू क्यों? कहे कि इस बात को देखिए, ये भी हम बोले नहीं हो सकता, ये भी वही बात बोल रहा है नहीं हो सकता, इट इज नॉट पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। आप बोले बहुत बढ़िया बात है, दोनों आदमी सही बोल रहे हैं, नहीं हो सकता नहीं हो सकता, इसका मतलब आप भी सही बोल रहे हैं। आई होप चीज समझ में आया होगा। प्लीज नोट डाउन कर लीजिए इसको प्लीज। तो ये सवाल है, सवाल बोल रहा है कि अब देखिए थोड़ा सवाल को घुमाया है। सवाल वाला बोल रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है, मतलब आपको n का वैल्यू निकालना है। किसमें? कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। 1 कूलम ऑफ चार्ज में, बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है सर, 1 कूलम ऑफ चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? तो आप हमको बताइए, अगर हम आपसे कुछ बात पूछेंगे, Q मतलब टोटल चार्ज कितना दिया हुआ आपका टोटल चार्ज, तो आप बोलिएगा सर टोटल चार्ज दिया हुआ है 1 कूलम। क्लियर है मेरा बात? अगर हम आपसे पूछेंगे E का वैल्यू कितना है, तो सर रटा के तो बैठा दिए आप 19 कूलम। ठीक, आपसे पूछा गया है N। आई होप समझ में आ रहा होगा। टोटल चार्ज कितना दिया हुआ है 1 कूलम। क्लियर है मेरा बात? ये E का वैल्यू दिया हुआ है इतना और ये N दिया हुआ है। तो हम फिर वही पार्ट पढ़ेंगे, क्या? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज Q बराबर NE। N का वैल्यू निकालना है, क्या हो जाएगा Q/E। क्लियर है? Q कितना है 1 कूलम। N का वैल्यू, E का वैल्यू कितना है? आप बोलिए Q कितना है 1 कूलम, E का वैल्यू कितना है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो समझिएगा बात को सर प्यार से, हम क्या कर रहे हैं प्लीज ध्यान दीजिएगा आप। सर कूलम से कूलम गया, ये वाला जो पॉइंट उड़ेगा ये 10 पे आ जाएगा। समझिएगा, आपके लिए हम एक एक चीज सॉल्व कर रहे हैं। कूलम से कूलम गया, पॉइंट उड़ेगा, ये 10 आ गया, बढ़िया। तो अब क्या करेंगे हम, देखिएगा समझिएगा। ऊपर में 10 था ही, नीचे में 16 था ही, 1 × 10 हो गया ना, 16 × 10⁻, 19 को ऊपर लेके चल गया तो क्या हो गया 10⁻+19 कूलम। ऊपर में 19 आ गया ना, -19 नीचे में था, ऊपर ले जाएंगे तो +19 आ जाएगा। क्लियर है? अच्छा, एक और 10 इसको और दे दिए तो ये क्या हो जाएगा 10 to the power 2 × 10⁻18 बटे का 16। समझिएगा बात को, हम क्या बोल रहे हैं कि आपको पता है ना सर एक्सपोनेंट लॉ में कि a⁻m × a⁻n को हम लोग a⁻m+m लिख सकते हैं। वही काम हम किए हैं सर यहाँ पर कि 10⁻1 × 10⁻19 को बेस सेम है 19 + 1 m+n, 19 + 1 20 लिख सकते हैं। तो 20 में क्या किए, 2 को अलग निकाल लिए, 18 को अलग कर दिए। क्लियर है मेरा बात? 2 को अलग निकाल लिया, 18। तो आप जोड़िएगा तो यहाँ पर भी 20 ही पूर्ण रहा है। क्लियर? अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, इसको थोड़ा हम यहाँ पर लेकर आ जाते हैं सॉल्व करने के लिए। ठीक, तो इसको 10⁻2 को 100 लिख सकते हैं, इसको 10⁻18 लिख सकते हैं, इसको 16 लिख सकते हैं। क्लियर है? 4 बार में गया 16, 4 से गया 25 बार में। इसको जब आप डिवाइड करोगे तो 6.25 आ जाता है। तो n का वैल्यू क्या आ गया, n का वैल्यू आ गया 6.25 × 10⁻18। ये आपको प्लीज मैं आपको हाथ जोड़ के बोलता हूं, अगर आप संभव हो तो आप इसको याद भी रखो। रिमेंबर ऑल्सो। क्या रिमेंबर करना है सर? ये रिमेंबर करना है कि 1 कूलम ऑफ चार्ज में 6.25, यहां ध्यान दीजिएगा, 1 कूलम ऑफ चार्ज में 6.25 × 10⁻18 कितना इलेक्ट्रॉन्स रहता है। क्या बोले हम कि 1 कूलम ऑफ चार्ज में 6.25 × 10⁻18 कूलम, 6.25
इंटू 10 टू दी पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स रहता है। क्लियर है मेरा बात? हम क्या बोले, फिर से बोल देते हैं, हम बोले कि सर एक कूलम्ब चार्ज में 6.25 इंटू 10 टू दी पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स रहता है। क्लियर है? आप खुद सोचिए एक कूलम्ब का दिल कितना बड़ा है, कितना इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास रहता है। हमारा चार रिश्ता अगर बढ़ जाए तो देखिए कितना परेशानी हमारा हो जाता है। खैर नोट कीजिए आप प्लीज, थोड़ा लेक्चर बड़ा हो रहा है, कोई बात नहीं, बस चीज हम चाहते हैं कि आपसे कंटेंट से किसी भी रूप से हम कंप्रोमाइज नहीं करें, किसी भी हाल में हम आपसे कंटेंट से कंप्रोमाइज नहीं करें। लेंदी हो रहा है कोई बात नहीं, कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है, बस कंप्रोमाइज नहीं करें हम आपसे चीज, इसलिए हम एक एक चीज को बता रहे हैं और समझाने में थोड़ा ज्यादा समय दे रहे हैं। ठीक, नोट कर लीजिए आप। ठीक, अब सर एक सवाल एनसीईआरटी में भी दिया हुआ, आपके बोर्ड वाले भी आपसे पूछ सकते हैं, इस सवाल थोड़ा इंपॉर्टेंट रहता है कि डिफाइन 1 कूलम ऑफ चार्ज। तो अभी हम आपको क्या पढ़ा दिए, अभी इससे पहले वाला सवाल आपको हम क्या बताए थे, हम आपको बताए थे ना कि 1 कूलम ऑफ चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है, याद करने भी बोले थे सर आपको, क्या 1 कूलम ऑफ चार्ज में 6.25 इंटू 10 टू दी पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स रहता है। तो बस इसी बेसिस पे हम लोग 1 कूलम ऑफ चार्ज को डिफाइन कर लेंगे। देखिए डिफाइन 1 कूलम ऑफ चार्ज, आपके पर्सपेक्टिव के लिए हम लिख भी दिए कि चीज आपको आसान तरीका से मिले। तो हम क्या बोलेंगे, ए बॉडी इज, ये 1c का मतलब है 1 कूलम, ठीक है। ए बॉडी इज सेड टू हैव 1 कूलम ऑफ चार्ज इफ इट कंटेन्स 6.25 इंटू 10 टू दी पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। किसी भी बॉडी पर कब हम बोलेंगे 1 कूलम चार्ज है, जब उस बॉडी पे, इसी बात को समझा रहे हैं, हम कब बोलेंगे किसी भी बॉडी पे 1 कूलम चार्ज है, हम तब बोलेंगे किसी भी बॉडी पे 1 कूलम चार्ज है जब उस बॉडी पे 6.25 इंटू 10 टू दी पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स रहेगा। क्या बोले हम, किसी भी बॉडी पे 1 कूलम चार्ज हम तब बोलेंगे जब उस पे 6.25 इंटू 10 टू दी पावर इलेक्ट्रॉन्स रहेगा, 10 टू दी पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स रहेगा। क्लियर है मेरा बात? समझ में आया होगा बात? थ्योरेटिकल बात है, थ्योरी है, आप लिख लीजिए इसको, सवाल आता है, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है तो पूछा जा सकता है। नेक्स्ट बात, छोटा सा बात, क्या कि कभी कभी आपको आता है कि मिली कूलम में दे देगा चार्ज, तो अगर आपको मिली कूलम से कूलम में कन्वर्ट करना है, मिली कूलम से कूलम में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे हम लोग 10 टू दी पावर -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है? अच्छा, उसके बाद अगर आपसे कभी बोल देगा माइक्रो कूलम से कूलम में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे 10 टू दी पावर -6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह से नैनो कूलम होता है, डेको कूलम होता है, पेटो टेटो, बहुत तरह कूलम होता है। आपका ये 2 बात घूमते रहता है बुक्स में, इसलिए ये 2 बात आपको बता दिए। क्या कि अगर मिली कूलम से कूलम में लाना है तो क्या करना है हमको, 10 टू दी पावर -3 से मल्टीप्लाई करना और कूलम में कन्वर्ट हो जाएगा। वही अगर माइक्रो कूलम से कूलम में लाना है तो क्या करना पड़ेगा, 10 टू दी पावर -6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहां पर जितना पॉसिबल क्लास 10th लेवल में, चाहे वो बोर्ड के पर्सपेक्टिव से हो, चाहे वो ओलंपियाड के पर्सपेक्टिव से हो, व्हाटएवर इन दिस यूनिवर्स जो भी होता है सर, उसको 10th के लेवल पे इलेक्ट्रिसिटी में जो चार्ज से रिलेटेड बात था वो मैंने सारा समअप करके एक तरीका वे ऑर्डर्ड में मैं आपको चीज को दे दिया है। मेरे को बोलने में कभी कभी होता है कि मेरा थोड़ा प्रॉब्लम है कि मैं ज़्यादा बोल देता हूँ, ज़्यादा भी कभी कम भी बोल देता हूँ, बहुत तरह का बात होता है, कभी कभी एक ही बात को 10 बार बोल देता हूँ, वो सब मेरा आदत है, थोड़ा सा आप उसको कंप्रोमाइज कीजिएगा। मैं भी अगर आपको इस वजह से कोशिश करूंगा कि अगर परेशानी आ रहा है तो उस चीज़ पे ध्यान देके उस चीज़ को मैं खत्म कर दूंगा। क्लियर है मेरा बात? तो मैं लास्ट में जाने से पहले यही बात बोलूंगा आपको कि जैसे कि आप एक गाना सुने हैं कि झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, तो इसी तरह से अगला लेक्चर जो इलेक्ट्रिसिटी आएगा उसमें आपके बाजार में, आपके शहर में हम इलेक्ट्रिसिटी गिराएंगे। ठीक है? तो इलेक्ट्रिक करंट को हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में डिलीवर करेंगे। ठीक है? तो तब तक के लिए यही बोलूंगा, तो पहले तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, उसके बाद यही बोलूंगा किसी भी हाल में कोई भी परिस्थिति हो, खुश रहिए और खुश रखिए जो भी आपके साथ रहता है, काहे कि खुशी आपका पूरा हक है।
ठीक है, शुक्रिया, आपने अपना वक्त दिया, बड़ा अच्छा लगा, शुक्रिया।